गुड मॉर्निंग टू क्लास 8C स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसार सागर के अनाम नायक। किसी किताब का ये भाग है। इसके कवि हैं, लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो आइए अनुपम मिश्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, जानकारी प्राप्त कर लें। प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में 1948 में हुआ। ये गांधीवादी पर्यावरणविद थे। इन्होंने बाढ़ के पानी के प्रबंधन और तालाबों द्वारा उसके संरक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास किया। चिपको आंदोलन में भी बड़ा भूमिका निभाया। आज भी खरे हैं तालाब के लिए इन्हें एक पुस्तक लिखा था, आज भी खरे हैं तालाब। उन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार भी दिया गया। इनका 19 दिसंबर 2016 में मृत्यु हुई। प्रस्तुत जो पाठ है संसार सागर के अनाम नायक, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, समाज में बहुत ऐसे सारे वर्ग हैं जिसको उपेक्षित में जीवन जीना, पर्यावरण का असंतुलन का होना, जल संरक्षण इत्यादि के बारे में बताने का प्रयास किया। तो चले, कौन थी संसार सागर के अनाम नायक? कौन इस संसार को बनाया? कौन नायक था? कौन हीरो? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक प्रकट नहीं हुए, किसी ने बनाया होगा, किसी ने अपना योगदान दिया होगा, तभी तालाब बने। इनके पीछे हजारों वे लोग थे जिन्होंने बनवाया। 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने तालाब बनाने वाले के सुनी बना दिया। कई लोगों ने बनाया, कितने सैकड़ों लोगों ने बनाया, लेकिन कुछ अब के जमाने में जो लोग पढ़ लिख लिए, उन्होंने तालाब से दरकिनार कर लिया, उन्होंने बनाया नहीं। इस नए समाज के मन में यह जानने की भी उत्सुकता नहीं बची कि उससे पहले के दौर में इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। कभी जानने की इच्छा भी नहीं किया, अरे यहाँ पर तालाब है, किसने बनवाया होगा, क्यों बनवाया होगा, क्या इसका उपयोगिता रहा होगा, क्या रहस्य था इसके पीछे बनाने का। कुछ ऐसी बातें तो नहीं बताया गया, नहीं जानने का। आज की युवा पीढ़ी जानना चाहते हैं। आज जो अनाम हो गए हैं, उनका एक समय बड़ा नाम था, आज उन्हें कोई नहीं पहचानता, लेकिन एक जमाने में उसकी तूती बोलती थी। उन लोगों पे लोग जानते थे। पूरे देश में तालाब बनते थे और बनवाने वाले भी पूरे देश में थे। आज वो गांव में गायब। कहीं यह विद्या जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी, तो कहीं यह जात से हटकर एक विशेष पांति बन जाती थी। कहते थे ये विद्यालय की जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी, कहीं जात से हटकर एक विशेष पांति बना दिया जाता था। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बसे मिलते थे, तो कहीं वे घूम कर किसी काम करते। कहीं कोई मोहल्ला टोहल्ला में बस गए, अरे एक मोहल्ले में तालाब बनाने वाला है, उसे ले आया, तालाब बना लिया। कई लोग घूम करके तालाब बनाते थे, घूम करके इधर उधर जाते थे, तालाब बनवाते थे। गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वाले को आदर के साथ याद करने के लिए। गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है, ज्यादातर राजस्थान में ही चलते हैं। गजधर यानी जो गज को धारण करता है, जो गज को धारण करने वाला है। गज वही जो नापने के काम आता है, जो गज होता है 1 हाथ 2 हाथ का, लेकिन फिर भी समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। आजकल नापने का एक मशीन, एक छड़ आ गया है जिससे नापते हैं। गजधर तो समाज की गहराई नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया है, उसे मान सम्मान दिया गया कि गजधर ही व्यक्ति जो नाप सकता है। गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो नगर समाज, उसके नव निर्माण की रख रखाव की जिम्मेवारी सारी वही चीज को निभाते थे। कहाँ निर्माण होना, किस चीज का निर्माण होना, सारा उसका देख के एक तरह से केयर टेकर हुआ करते थे।
नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके रहते थे कि भाई नगर का निर्माण करना है, छोटे बड़े जो भी निर्माण करना है या कोई विकास का काम करना है, कुछ बनना है तो गजधर ही करे। वे योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सामग्री जुटाते थे और सबके बदले में वे अपने जजमान से कुछ ऐसा नहीं मांग बैठते थे कि वह दे ना पाए। सारे कामों को करते थे, नापना, बनाना, जो भी सामग्री को जुटाव करना, लेकिन काम के बदले में जो मिलना चाहिए था वो उस तरह से डिमांड नहीं करते थे। और ऐसा भी डिमांड नहीं करते थे कि देने वाला चकरा जाए, वो दे ना पाए। लोग भी ऐसे थे कि उनसे कुछ बनता वो उन्हें गजदर को भेंट कर दे, भैया हमारे पास इतना है ले लो, हमारे पास इतना है ले लो। इससे वो ज्यादा डिमांड भी नहीं करता था, इससे ज्यादा वो लोग दे भी नहीं पाते थे। काम पूरा होने पर पारिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था। जब काम समाप्त हो जाता था तो जो काम के बदले में जो पैसा या दान या अनाज मिला ही मिला, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलते थे। बड़े आदर की दृष्टि से उन्हें देखा जाता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिर्फ सिख परंपरा में ही बचा, पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में गजदर को गिरस्त की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता था। सरोपा भेंट करना, सरोपा शायद सुपारी काटने का एक वस्तु होता है या और कुछ भी हो सकता है, वह सिख परंपरा में मौजूद था। कुछ समय तक राजस्थान में ऐसा देखा गया और गजधर के गृहस्थ को भी और बड़े आदर के साथ देकर सरोपा दिया जाता। राजस्थान में भी पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट दिए जाते थे। ये पूरा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती थी। जमीन भी उनके नाम की जाती थी। जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन थी वो वैसे लोगों को काम समाप्त होने पर जमीन भी दे दिया जाता था। पगड़ी पहनाए जाने के बाद गजधर अपने साथ काम करने वाली टोली के कुछ और लोगों के नाम बताते थे, जिन्हें पारिश्रमिक अथवा यथाशक्ति कुछ न कुछ भेंट दी जाती। यही नहीं, जो काम करते थे या करवाते थे और जो लोग सहयोगी थे उसके भी नाम बता करके उन्हें भी पारिश्रमिक दिया जाता था, साथ साथ में कुछ भेंट भी। कृतज्ञता का यह भाव तालाब बनने के बाद होने वाली भोज में विशेष रूप से देखने में आता था। और जो प्रेम की भावना या कृतज्ञता की भाव को तालाब बनने के बाद सामूहिक जो भोजन होता था, भोज जो आयोजन होता था, उसमें सब कुछ देखने का अवसर प्राप्त हो जाता था। अभ्यस्त आंखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर। यह घटना बहुत पहले कुछ समय की बातें थी। गुरु शिष्य परंपरा से काम सिखाया जाता था। नए हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता कि वो कुछ समय बाद जोड़ियां बन जाता। यानी इतना काम का हुनर सिखाया जाता कि जैसे लगता तो गुरु शिष्य का एक जोड़ी बन गया। जोड़िया यानी गजधर का विश्वसनीय साथी। और यहाँ पर जोड़िया गजधर के लिए गया, गजधर के साथ जो काम करता था वो उसका शिष्य बन जाता था। दोनों को एक साथ काम करते हुए बड़ा ही अच्छा लगता था और काम भी अच्छे से होते थे। एक गजधर के साथ कई जोड़ियां होते थे, एक गजधर के साथ एक जोड़ियां नहीं, कई सारे जोड़ियों को रखा जाता था। कुछ अच्छे जोड़ियां वाले गजधर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम ही गजधर आ जाता, पर गज उनके छूट जाता। कुछ लोग इतने काम के इतने बढ़िया अनुभवी हो जाते थे कि उनके सिर्फ नाम रह जाता था, उनके हाथ से गज, बस वो जहां गए गजधर जी आ गए और उनका काम हो जाता था। अच्छे गजधर की एक परिभाषा यही थी कि वे औजारों को हाथ नहीं लगाते थे, अंदाज से। और उनका अंदाज एकदम सही होता था, नापना सही होता था, पैमाना सही होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभवी होते थे, तेज तरार होते थे, ज्ञान का भंडार था। कैसे करना नहीं करना वो सब कर देते थे। सिर्फ जगह देखकर निर्णय लेते थे कि वह कहाँ क्या करना है, क्या बनाना है, क्या नव निर्माण करना है, कैसे करना है, उन्हें पता चल जाता था। वे एक जगह बैठ जाते और सारा काम उनके मौखिक, चलो भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम इतना करना है, तुमको इतना करना, सारे कामों को बताते थे। उन्हें कहीं जाना पड़ा क्योंकि वो अनुभवी थे, वो ज्ञाता थे, उस चीज में वो परंपरागत तरीके से आगे बढ़ चुके थे, इतना विकास हो चुका था कि उन्हें एक जगह सिर्फ बैठ करके लोगों को बोलना पड़ता था, लोग करते थे। औजारों का उपयोग करते करते इतना ऊपर उठना कि फिर उनकी जरूरत ही नहीं रही, यह एक बात है। पर कभी औजारों को हाथ नहीं लगाना, ये दूसरी बात थी। चलो भाई अच्छे एक्सपीरियंस है, औजार नहीं लगा।
ऐसे सिद्ध सिरभाव कहलाते थे। सिरभाव किसी भी औजार के बिना पानी को ठीक जगह बताते थे, कहाँ पर पानी मिलेगा, कैसे तुमको क्या मिलना है। सिरभाव कोई जाति विशेष से नहीं होता था। कहीं जल सूंघा यानी भूजल को सूंघकर बताने लोग सिरभाव जैसे ही होते थे। वे जल की तरंगों को संकेत को आम या जामुन की लकड़ी की सहायता से पकड़कर पानी का पता देते हैं। अब जिन्हें पानी खुदवाना है, पानी निकलवाना है, कुआं बनवाना है, तो वो सूंघ करके जमीन को बता देते कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी है, पानी को निकाला जा सकता है। और आज भी यह परंपरा, पुरानी परंपरा को लोग जारी रखे हुए हैं। कहीं कहीं किसी किसी तरीके से कोई है लकड़ी को लेकर के चलता है, किसी को लोहे को लेकर चलता है और जल के तरंगों को पकड़ करके बता देता है कि यहाँ पर पानी है। ट्यूबवेल खोलने वाले कंपनियां पहले अपने यंत्र से जगह चुनती है। आज के जमाने में ट्यूबवेल जहां पर लगाया जाता है पहले पानी की तलाश होती है, और बहुत सारे लोग पास ऐसे यंत्र है जिससे पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर पानी, या और कोई सिद्ध पुरुष रहा वो बता देंगे कि इस जगह पर काफी मात्रा में पानी, और खोज करके बता देंगे, और पक्का करने के बाद ही वहां पर काम कर लेते हैं कि पानी मिलेगा कि नहीं, तब वो ट्यूबवेल की खुदाई होती है। सरकारी क्षेत्रों में भी बिना कागज पर दिखाए उनकी सेवा ली जाती है। आज भी वैसे कामों को बुलाया जाता है, करा जाता है। आज तक का इतना ही, चूंकि बहुत बड़ी पाठ है, एक दिन में नहीं पढ़ा जाता। आप इतना अच्छा से पढ़ लेंगे, 2-3 बार समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू।